इनरव्हील क्लब ऑफ सूरत ईस्ट डिस्ट्रिक्ट 306 की ओर से मैं डॉक्टर गीता सावलिया आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मित्रों, इस दौड़ती भागती जिंदगी में इंसान कब कौन सी बीमारी से घिर जाए ये कुछ कहा नहीं जा सकता। बदलते दौर में एक के बाद एक ऐसी बीमारियां हमारे सामने आ रही है जो मानव जाति को बहुत ही डरा रही है, और इन्हीं बीमारियों में से एक है कैंसर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कैंसर कई तरह के होते हैं और कैंसर के बारे में सुनने से भी डर लगता है। साथियों, बड़े दुख की बात है कि हर साल दुनिया में 17 लाख से भी ज्यादा लोग कैंसर से दम तोड़ते हैं। मानव जाति को इस बीमारी से बचाने के लिए, कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए और उसकी रोकथाम, पहचान और उसके उपचार को प्रोत्साहित करने के लिए 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है और विश्व भर में उसके अवेयरनेस बढ़ाने के प्रयास किए जाते हैं। आज हमारी इनरव्हील क्लब सूरत ईस्ट द्वारा भी एक छोटा सा प्रयास किया गया है इस अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए। साथियों, आज कैंसर के बारे में बात करने के लिए हमारे बीच डॉक्टर जितेश भाई चौसलिया, जो श्रीजी होम्योपैथी कैंसर रिसर्च सेंटर सूरत कतारगाम एरिया में 20 साल से प्रैक्टिस करते हैं। उन्होंने बहुत सारे कैंसर के दर्दियों का इलाज किया है और उनकी रिसर्च दर्दी का जीवन जीने का तरीका, उसकी भावनाएं, उसके आसपास की परिस्थितियां, तनाव, उसकी जीनेटिक पूर्वानुकूलता, संवेदनशीलता, उसकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री और कैंसर डेवलपमेंट, ये सारी चीजों का अभ्यास को कोरिलेट करके वो होम्योपैथी सारवार से काफी अच्छे परिणाम कैंसर में प्राप्त करते हैं। तो उनकी रिसर्च स्टडी क्या कहती है, आइए जानते हैं डॉक्टर जितेश भाई चौसलिया से। हमारे इस अवेयरनेस सेमिनार में डॉक्टर जितेश भाई चौसलिया, मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। डॉक्टर जितेश भाई, आप बताइए हमें कि कैंसर क्या है। बेसिकली क्या है कि हमारा शरीर एक सिस्टम से बना है और हर सिस्टम के अंदर ऑर्गन है, ऑर्गन के अंदर टिश्यू है और टिश्यू के अंदर सेल है। तो जो सेल है उसके अंदर आरएनए और डीएनए है। तो कैंसर सेल में क्या होता है कि जो उसके आरएनए और डीएनए होता है उसके अंदर रंग सूत्रों में फेरफार होता है, यानी जीनेटिक म्यूटेशन होता है। उसकी वजह से सेल की जो कॉपियां होती है वो अनियंत्रित बढ़ने लगती है और वो कहीं पे भी ग्रंथि के हिसाब से पैदा होती है, उसको हम कैंसर बोलते हैं। बराबर। कैंसर होने के कारण क्या क्या है? वैसे देखा जाए तो कैंसर होने के कारण कार्सिनोजेनिक एजेंट है, जैसे कि बहुत सारे केमिकल्स है, इम्यूनाइजेशन यानी जो वैक्सीनेशन में बहुत सारी हेवी मेटल्स होते हैं वो है, जैसे कि टॉक्सिन्स, पेस्टिसाइड्स, ये सब कारण, स्मोकिंग, अल्कोहल या फिर कोई भी ऐसे पदार्थ जो सेल को म्यूटेट कर सके, ऐसे बहुत सारे कारण है जिससे कैंसर सेल पैदा हो सकते हैं। कैंसर के बारे में तो हमने सुना कि कैंसर, लेकिन बॉडी में काफी प्रकार के कैंसर होते हैं, तो वो किस किस टाइप के कैंसर होते हैं? वैसे देखा जाए तो हमारे शरीर में 200 से ज्यादा प्रकार के कैंसर होते हैं। सर से लेके पांव तक हर कोश में कैंसर पैदा हो सकता है। उसके लिए रेडिएशन है या फिर कोई भी केमिकल्स है, पेस्टिसाइड्स है, कोई ऐसा टॉक्सिन्स है और बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो कार्सिनोजेनिक एजेंट है, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि हम माइक्रोवेव में कुक करते हैं तो जो इंफ्रावायोलेट रेज है, जो रेडिएशन है, मोबाइल्स के टावर है, अगर उसका बार बार संपर्क होता रहे तो हमारे सेल सेंसिटाइज होते हैं, तो सेल में भी म्यूटेशन होते हैं। तो वो भी एक कारण है कि कैंसर पैदा हो सकता है। यानी वो कितना सेल को कितना समय और कितनी बार एक्सपोजर मिलता है कोई भी ऐसे टॉक्सिन्स का, उसके हिसाब से उसमें जो प्रोटीन्स रहता है उसमें चेंजेस होता है और वो एक्सप्रेस वो कैंसर सेल के मुताबिक होता है। ऐसे बहुत सारे सेल इकट्ठा हुए फिर वो कैंसर की गांठ के रूप में रजूआत होता है। बराबर। तो जो कैंसर है वो कोई भी सेल में हो सकता है हमारी बॉडी में। तो ऐसे कैंसर कितने प्रकार के होते हैं? शरीर में कौन कौन से कैंसर होते हैं? हम काफी सुनते हैं कि भाई इसको लंग्स का कैंसर है, इसको गले का कैंसर हुआ, कितने प्रकार के कैंसर होते हैं? वैसे जेनेटिकली 2 प्रकार के कैंसर है, एक एडिनोकार्सिनोमा और एक स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। यानी कोई भी सेल बढ़ता है और गांठ बनाता है उसको एडिनोकार्सिनोमा बोलते हैं, और जहाँ पे छाला होता है उसको स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा बोलते हैं। तो हमारे शरीर की अंदर
जो भी ऐसे म्यूकोजा है उसमें स्क्वेमस होते हैं, और जो भी ग्रंथियां होती है उसमें एडिनो होते हैं। काफी लोगों को ऐसा होता है कि भाई इसके परिवार में एक को कैंसर हुआ तो काफी लोग ऐसा सोचते हैं कि अरे इसको हुआ है तो हमें भी होगा, हमारे बच्चों को भी होगा। तो क्या कैंसर वारसागत है? या वैसे देखा जाए तो कैंसर जेनेटिक नहीं है, कैंसर हेरिडेटरी नहीं है। बेसिकली क्या होता है कि पेरेंट्स में से बच्चों में जो जीन्स आते हैं वो जीन्स उसकी सेल में उसके पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो अगर पेरेंट्स में कैंसर है तो वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी फॉरवर्ड करते हैं, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं। जब तक वो बंदा ऐसे टॉक्सिन से एक्सपोज हुए तब तक वो एक्सप्रेस नहीं होता है, वो सुसुप्त अवस्था में पड़ा रहता है। यानी कहने का मतलब ऐसा है कि कैंसर वारसागत नहीं है, क्योंकि एक पेरेंट्स में अगर 4 बच्चे हैं तो 3 को नहीं होता है। उसकी जेनेटिक्स तो सब में आई है, लेकिन उसकी ससेप्टिबिलिटी और एक्सपोजर और उसका एक्सप्रेशन जीन्स नहीं है, तो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। कैंसर के बारे में लोगों को काफी ऐसी गैर मान्यताएं है, ऐसी अंधविश्वास है, तो वो क्या क्या लोगों में ऐसे अंधविश्वास पाए जाते हैं जो गैर मान्यता है? आपने काफी प्रैक्टिस में देखा होगा। जैसे कि बहुत सारे मरीज ऐसा बोलते हैं कि कैंसर है तो अभी कैंसर, उसके लिए कुछ नहीं हो सकता है, तो उसके लिए कोई भी दोरा धागा या कोई भी ऐसा तंत्र मंत्र जाप से ठीक हो जाए, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि कैंसर क्या है कि सेल का म्यूटेशन हो गया है, सेल अभी कंट्रोल में नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल बढ़ने लगे हैं। ऐसे में डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए। ऑन्कोलॉजिस्ट, ऑन्को फिजिशियन है, ऑन्को सर्जन है, आयुर्वेदिक डॉक्टर है, होम्योपैथी डॉक्टर है, तो उनकी सलाह के हिसाब से चलना चाहिए। ये कोई सोशल स्टिग्मा नहीं है और इसके लिए छुपाना नहीं चाहिए, इसके लिए सारवार नहीं करे ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मतलब कई लोगों को जो अंधविश्वास में जो कर रहे हैं वो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना डॉक्टर को आप एक कोई भी श्रद्धा में से काम करे, भगवान पे श्रद्धा रखे तो चलता है, लेकिन अंधविश्वास ऐसा नहीं होना वो नहीं होना चाहिए। कैंसर को पहचानने के लिए क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस कर सकते हैं और कैसे पता चलता है कि कैंसर? अभी बहुत सारे लोगों में एक ऐसा फोबिया है कि मेरे को कैंसर हो गया है, हुआ नहीं है, उसको डर है। और दूसरा, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरे फैमिली में या किसी हेरिडेटरी में है तो मुझे भी कैंसर हो जाएगा, और या है या नहीं हुए उसके लिए उसका जैसे कि बॉडी चेकअप करवाते हैं तो उसमें कैंसर प्रोफाइल, यानी लेडीज में जैसे कि बहुत कॉमन है कि सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर। तो पहले तो सबसे पहले उन लोगों को सेल्फ एग्जामिनेशन, यानी ऐसी कोई भी गांठ या ऐसी नौबत जैसी लगे तो तुरंत उसके स्पेशलिस्ट को दिखा के उसका मेमोग्राफी होता है वो करना चाहिए। जैसे कि वाइट डिस्चार्ज या कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है तो ऐसा नॉर्मल इन्फेक्शन है कि या फिर ब्लीडिंग हो रहा है, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रहा है, या फिर कोई भी अल्सर है, मुंह में छाला हुआ है और अल्सर है नहीं मिट रहा है, तो एक्सपर्ट की सलाह लेके उसका इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, लैब इन्वेस्टिगेशन या क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन। कैंसर से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? वैसे तो हम लोग ध्यान रखते हैं कि खाने में ऐसा केमिकल वाला नहीं खाए, लेकिन आज ऐसी कोई चीज नहीं है। हवा से लेके, पानी से लेके, खुराक से लेके हर चीज में टॉक्सिन्स है। सबसे जरूरी है कि मन से तंदुरुस्त रहना बहुत जरूरी है। अगर मन से तंदुरुस्त रहे तो हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो तंदुरुस्त रहेगी और हम लोग वो उसको फाइट कर सके। पूर्ति नींद होनी चाहिए, जैसे कि मेलेटोनिन सीक्रेट होता है तो फ्री रेडिकल्स अपने बॉडी में जो टॉक्सिन्स आता है वो उसको फाइट करने के लिए लड़ते रहते हैं। और ऐसे मेंटली हमको तंदुरुस्त रहना चाहिए। कोई भी ऐसा गुस्सा, मोह, माया, कंकास, राग, द्वेष, ईर्ष्या, किसी के प्रति खराब भावना ऐसे नहीं होनी चाहिए। ऐसे नहीं होगा तो हमारा सेल भी तंदुरुस्त रहेंगे। मतलब जो नेगेटिव इमोशंस है वो नहीं होने चाहिए। हाँ, तो खाली ऐसे फिजिकल कोज ही नहीं है कि कैंसर पैदा कर सके सेल में, लेकिन ऐसी भावना ये है कि स्ट्रॉन्ग इमोशन है, दे आर सफिशिएंट, वो सक्षम है कि हमारी सेल के अंदर बदलाव कर सके और वो फिजियोलॉजिकल चेंज करे और फिर ऐसा कंटिन्यूस होते रहे। तो जैसे रेडिएशन है, जैसे पेस्टिसाइड्स है, वो कैसे टॉक्सिन्स है, तो एक प्रकार के हमारे मानसिक टॉक्सिन्स है, उससे हमारे सेल में हमको ही खतरा होता है।
तो मन से तंदुरुस्त रहना चाहिए। बहुत ही अच्छा बताया कि कैंसर से बचने के लिए मन से भी एक तंदुरुस्ती होनी चाहिए। कैंसर का इलाज क्या है साइंस में? वैसे मेडिकल साइंस में देखा जाए तो बहुत सारे कैंसर में ऑपरेशन करके उसका डिजीज बर्डन कम करके उनको कीमोथेरापी या रेडियोथेरापी देके उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधारते हैं और पेशेंट अच्छी लाइफ जी सकते हैं। आयुर्वेदिक है तो आयुर्वेदिक में वात पित्त कफ के मुताबिक उसकी बॉडी की जो सिस्टम चेंज हुई है उसको बैलेंस करके उसको डाइटरी सलाह देके उसको भी ठीक करते हैं। वैसे आयुर्वेदिक में दलाई लामा टिबेटियन पद्धति है, उसमें भी यूरिन सैंपल में वो टेस्ट करके कि भाई बॉडी में क्या ऐसा चेंज होता है उसके हिसाब से वो आयुर्वेदिक वटी देते हैं, उससे भी ठीक होता है। होम्योपैथिक दवा में अल्ट्रा डाइल्यूटेड मेडिसिन है, उसके अंदर भी हर एक मरीज की एक कॉन्स्टिट्यूशनल दवाइयाँ होती है, उसकी इम्यूनिटी बढ़ा के उसके सेल को जेनेटिक म्यूटेशन हुआ है उसको करेक्ट करके होम्योपैथी में वो सारवार होती है। ऐसे हर साइंस में इलाज है उसका। बराबर, जैसे वो रेडिएशन करते हैं, कीमोथेरापी। हाँ, जैसे कि टारगेट रेडिएशन है, हाँ। कीमोथेरापी है। अगर बार बार होता है, जैसे कि लीवर का कैंसर है तो लीवर को ऑपरेट करके उसको कीमोथेरापी या रेडिएशन देके वो ठीक हुआ है, फिर 1-2 साल के बाद फिर दोबारा होता है, तो भाई ये क्यों हो रहा है? तो उसका जीन से सेल के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, तो इसलिए वो सेल बार बार वो म्यूटेशन होता रहता है। तो ऐसी चीज में होम्योपैथिक ऐसी चीज है कि उनकी वो जेनेटिक म्यूटेशन को करेक्ट करके वो बार बार नहीं होने देता है। बराबर, आपने जो बताया कि कैंसर के कारण कि उसमें कार्सिनोजेनिक एजेंट, टॉक्सिन्स, केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स और काफी ऐसी चीजें हैं जो कैंसर के लिए जवाबदार है, तो इससे अलावा भी ऐसा कोई कारण है जो कैंसर के लिए काफी है, सेल को डिस्टर्ब कर सकता है? जैसे कि हमारी बिलीफ सिस्टम और साइकी बहुत मायने रखती है। जैसे कि गुस्सा है, अगर इतना ज्यादा गुस्सा है और उसके लिए तो सेल में वो जेनेटिक म्यूटेशन पैदा करता है, खास करके सेल्फ डिवैल्यूएशन कॉन्फ्लिक्ट यानी इंसल्ट और अपमान इतना भारी लगता है तो उसको हड्डी का कैंसर होता है, लिम्फेटिक सिस्टम का कैंसर होता है। अगर किसी के प्रति ईर्ष्या या कर्स या गाली गलौच तो उसको स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है। अगर बहुत सारा डर ऐसा पैदा होता है तो लंग कैंसर होता है। अगर किसी को प्रॉपर्टी या उसके लिए आघात लगता है, कोई चीज लॉस होने का, तो उसको पेनक्रियाज और लीवर का कैंसर होता है। अगर कोई किसी को उसका जो भी प्रोडक्शन है वो चला जाए और उसके लिए आघात लगता है तो टेस्टिस और ओवरी का कैंसर होता है। यानी हमारे शरीर की जो सिस्टम है, मन और सेल जुड़ा हुआ है। अगर हमको सेल में तंदुरुस्ती रखना है तो हमको मन को भी तंदुरुस्ती रखना पड़ेगा। तो कैंसर से बचने के लिए मन तंदुरुस्त तो सेल तंदुरुस्त, सेल तंदुरुस्त तो शरीर तंदुरुस्त, तो कैंसर के बिना हम लाइफ जी सकते हैं। मतलब कि हमारे माइंड, बॉडी और स्पिरिट, ये तीनों में एक हार्मनी होनी चाहिए। डेफिनेटली। और हमारे जो इमोशंस है वो भी हमारे सेल पे इतना असर करते हैं कि वो कैंसर को भी ट्रिगर कर सकते हैं। राइट। आपने अपनी प्रैक्टिस में ऐसे काफी केसेस ऐसे सॉल्व किए हैं? हाँ, जैसे कि बहुत सारे, एक बच्चा था तो उसको प्रेगनेंसी में 7वें महीने के दौरान वो बच्चे को लंग कैंसर था, तो उसका पूरा एनालिसिस करके मदर का एनालिसिस किया। मदर में एक ऐसा था, उसको शॉक लगा था, जैसे कि कुछ ऐसी घटना बनी थी जो उसके लिए उसको आघात लगा और उसको लगा कि इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊं, ये चीज मेरे को देखने की जरूरत क्यों पड़ी। अगर वही हाल में वो मदर का इमोशन था, वो इमोशन इतना ट्रिगर किया, वो बच्चों में सर्कुलेशन में जाके वो बच्चों में जीन्स में म्यूटेशन करके उसको लंग कैंसर आया। फिर अभी ऐसी हाल में तो सोचते हैं कि ये बच्चा बाहर आएगा तो बचने वाला नहीं है, तो उसका टर्मिनेशन करवाए। लेकिन होम्योपैथी से समझ के वो मदर को होम्योपैथिक दवा दी और वो बच्चा 2 महीने में, जैसे कि जब पैदा हुआ तब तंदुरुस्त लंग के साथ पैदा हुआ। तो कहने का मतलब ऐसा है कि जैसे कि अभिमन्यु की जो स्टोरी है कि हमारे इमोशन हमारे बच्चे पे इफेक्ट पड़ता है, ऐसे ही हमारे इमोशन हमारे रंगसूत्रों पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो अगर ऐसा हो जाता है तो उसको बैलेंस करने के लिए होम्योपैथिक साइंस में ऐसी अल्ट्रा डाइल्यूटेड मेडिसिन है, डायनामिक मेडिसिन है, जो उसको सेल को जेनेटिक म्यूटेशन को करेक्ट करते हैं।
और वो बच्चा आज तंदुरुस्त है। आपने बताया कि नेगेटिव इमोशंस से कैंसर ट्रिगर हो सकता है सेल्स में, राइट। तो और जितना हमें नॉर्मल रहना चाहिए, हमारे पॉजिटिव इमोशंस काफी अच्छे रहते हैं सेल के लिए। राइट। तो सेल जो है वो कैसे आइडेंटिफाई करता है कि वो पॉजिटिव इमोशंस है और वो नेगेटिव इमोशंस है? हर एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, वो न्यूक्लियस के अंदर वो सेल का भी एक माइंड है। जैसे कि हमें कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, कोई भी इमोशन आता है, अगर वो नॉर्मल है तो सेल नॉर्मली बिहेव करता है। अगर वो रॉन्ग इंफॉर्मेशन है या ऐसे इमोशंस है तो वो कंफ्यूज हो जाता है, और सेल में जो प्रोटीन्स रहते हैं, वो प्रोटीन्स में जो चेन रहती है, वो प्रोटीन्स चेंज होता है, तो उसका एक्सप्रेशन ऑफ द सेल इंफॉर्मेशन है वो भी एक्सप्रेस गलत तरीके का करता है। ऐसे एक सेल, दो सेल, बहुत सारे सेल में होता है, तो वो सब इकट्ठा होके एक ट्यूमर के हिसाब से रिप्रेजेंट होते हैं, जिसको हम ट्यूमर, नियोप्लाज्म, कैंसर, गांठ, या फिर ऐसा बोलते हैं कि ये आउट ऑफ कंट्रोल है, इसको निकालना चाहिए। लेकिन जिसके अंदर इंफॉर्मेशन है वो तो अभी रॉन्ग ही चल रही है। आपने डिजीज प्रोडक्ट को निकाल दिया है लेकिन इंफॉर्मेशन चेंज नहीं की है, तो डेफिनेटली ये फिर से होने वाला ही है। इसलिए कैंसर में बार बार रिकरेंस होता है कि उसका ऑपरेशन करवा दिया फिर से होता है, कीमो ले लिया फिर से होता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन चेंज नहीं हुई है। बराबर, मतलब जो जड़ से एक जाना चाहिए, जड़ से जो उसको काट देना चाहिए, वो तो परमानेंट हुआ ही नहीं है। उसका डिजीज को निकालने से कैंसर, मरीज में से कैंसर नहीं चला गया है, उसको जला देने से कैंसर नहीं चला गया है। जिसमें जो इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन यानी रॉन्ग इंफॉर्मेशन है, उसका नाम ही है जेनेटिक म्यूटेशन। म्यूटेशन यानी गलत तरीके से उसमें प्रोटीन बना है, वो प्रोटीन एक्सप्रेस भी गलत तरीके का कर रहा है। लेकिन गलत तरीके से बना क्यों है? बोया पेड़ बबुल का तो आम कहां से होए, ऐसी कहावत है ना। तो कैंसर रातों रात नहीं हो जाता है। हम लोग जो भी सीड्स रोपते हैं उसका एक्सप्रेशन ही वो आता है। अगर हम बबुल का पेड़ बोते हैं और ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई आम मिल जाए, तो आम नहीं मिलने वाली है। अगर हमको आम चाहिए, आम यानी अच्छी चीज है, तो अच्छी चीज चाहिए, तो बोना भी अच्छा चीज चाहिए, तो हमारा इमोशन भी अच्छे होने चाहिए, तो इन्फॉर्मेशन भी अच्छी होनी चाहिए। हम जो भी सारवार भी करें तो पेशेंट को सिर्फ उसके जो ऑर्गन है वो ही करेक्ट नहीं करना है, लेकिन पेशेंट का माइंड, उसके इमोशंस जो गलत तरीके से इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसके सेल्स को, तो उसको भी करेक्ट करना है। यानी फाइनल मेरा कहने का मतलब और मेरा इंफॉर्मेशन और मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि कार्सिनोजेनिक एजेंट, मोस्ट कार्सिनोजेनिक एजेंट लाइज इन आवर साइकी, in our mind, our emotion. So if we control, balance and harmonize our emotion, then cell will also remain in harmony, and cell will remain in harmony, our DNA and RNA structure will remain in harmony. Then it will be better option to prevention for the cancer. बहुत ही बढ़िया। मीन्स हमारे बॉडी के, हमारी बीमारी के ऑथर हम खुद ही है। आपने बताया कि भाई एक पॉजिटिव इमोशंस हो तो एक सेल भी नॉर्मल तरीके से काम करता है, तो वो पॉजिटिव इमोशंस क्या क्या है? जैसे कि किसी का अच्छा करना, खुशी, किसी के प्रति अच्छी भावना रखना, प्रेम, लागणी, और किसी का अच्छा हुए तो हमें खुशी होती है। अपना अच्छा हुए, किसी का अच्छा हुए कि वो भलाई चाहते हैं, तो ये सब एक किसी के ऊपर विश्वास रखे, वो भी अच्छा इमोशन है। तो ये सब इमोशन से हमारे बॉडी के अंदर बायोकेमिस्ट्री भी अच्छी रहती है। अगर हम पॉजिटिव इमोशंस में अच्छे से जी रहे हैं तो क्या हमें ये पेस्टिसाइड्स है, जो केमिकल्स तत्व वाले चीजें है, वो सारी चीजें हमें खानी चाहिए, लेनी चाहिए, और उससे कोई टेंशन नहीं लेना चाहिए कि हम खा सकते हैं ऐसी चीजें? डेफिनेटली। अभी मैंने आपको एक ब्रह्मास्त्र दे दिया है कि जब हमारा इमोशन ही स्ट्रांग है, हमारी बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, हमारे सेल फाइट करते हैं, तो आप चाहो तो भी बच नहीं सकते हैं। कि जैसे कि हवा में बहुत सारे कार्बन्स है, तो उससे बच नहीं सकते हैं, वो तो आपको लेना ही है। खुराक है तो खुराक में भी बहुत सारे केमिकल्स है, तो वो आप बंद नहीं कर सकते। और ऐसे बहुत सारे रेडिएशन भी है, उससे भी नहीं बच सकते। लेकिन आपको उससे ऊपर कि आपकी बिलीफ सिस्टम और आपका इमोशन ही इतना अच्छा है कि उसको दूर कर देंगे और फाइट करेंगे। तो इसलिए मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा सब चीज खाओ,
लेकिन ये चीज के ऊपर भी एक चीज है कि जो जीन्स को म्यूटेट करते हैं उसको बढ़ाने की है, जो तुम्हारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इम्यूनिटी। आपने जो और दूसरा भी केस ऐसा ट्रीट किया हो जो नेगेटिव इमोशंस की इतनी गंभीर इम्पैक्ट पड़ी अच्छा, हो? एक बच्चा जिसको रेटाइनोब्लास्टोमा यानी आंख का कैंसर हुआ, तो उसमें रेटाइनोब्लास्टोमा क्या है कि रेटाइनोब्लास्टोमा एक ऐसा कैंसर है कि जिसमें रेटाइना में वो प्रोटीन जो होता है उसमें जीन्स में म्यूटेशन होता है, उसकी वजह से वहां पे सेल ग्रो करने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं, फिर उसको कैट आई जैसा होता है और विजन चला जाता है और ट्यूमर होता है। तब डायग्नोस होता है कि ये बच्चे को रेटाइनोब्लास्टोमा है। अभी वो बच्चा तो 2-3 साल का है, तो उसका तपास करने के पता चला कि मदर में जब वो बच्चा पेट में था तब के मदर में ऐसे क्या इमोशन था जो मदर देखना नहीं चाहती थी, जिसके लिए घृणा थी, जिसके लिए गुस्सा था। तो उसको ऐसा था कि उसके हस्बैंड के साथ झगड़ा होता रहता था प्रेगनेंसी के दौरान, कि जब 1 से 4 महीने में जब उसकी रेटाइना बन रही थी, जब उसका प्रोटीन बन रहा था, जब उसका सेल बन रहा था, तब उसको मदर का जो इमोशन था उसमें एक ऐसे नेगेटिव इमोशन, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आई कि मुझे तेरा चेहरा देखना ही नहीं है, मेरी नजर से दफा हो जा। उसका हस्बैंड जब भी सामने आता था तब उसका एक ही इमोशन था कि मेरी नजरों से दफा हो जा। ये नेगेटिव इमोशन वो बच्चे में जाके जब वो बन रहा था प्रोटीन, उसमें जेनेटिक म्यूटेशन करके रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आके उसके सेल में बैठ गया। फिर वो धीरे धीरे एक्सप्रेस करके वो डायग्नोस हुआ रेटाइनोब्लास्टोमा। फिर उसको होम्योपैथिक दवा देके, बच्चा तो बाहर आ गया, तब दवा देके वो उसका जो सेल में इंफॉर्मेशन थी जो मदर ने पास की थी और ये बच्चा ससेप्टिबल था और उसने रिसीव किया रिसेप्टर के मुताबिक और आंख में गया और ऐसा हुआ कि जो देख ही नहीं सके। फिर उसको दवा देके वो कंप्लीट रिजोल्यूशन ऑफ द रेटाइनोब्लास्टोमा क्लियर हुआ। दिस इज अ रियल स्टोरी, नेगेटिव इमोशन इम्पैक्ट ऑन अवर जेनेटिक्स। ये दोनों केस जो पहले बताया वो लंग कैंसर वाला और रेटाइनोब्लास्टोमा वाला, ये दोनों केस आप वीडियो में देख सकते हैं। और अभी दोनों बच्चे अच्छे लाइफ जी रहे हैं, आज 5-6 साल हो गए। डॉक्टर जितेश भाई, जो आपने हमें इतनी फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन दी है, तो इससे आप ये नेक्स्ट जनरेशन और जो यूथ लोग हैं उसको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? जब भी मैं कैंसर के ऊपर बात करता हूँ तो मुझे एक ही चीज याद आती है, गीता और थियरी वेदांता, कि हमारी हिंदू माइथोलॉजी में जो है कि भाई जीवन तंदुरुस्त जीने के लिए, अच्छी लाइफ जीने के लिए हम लोगों को नॉर्मल और हेल्दी लाइफ जीनी चाहिए। तो उसमें कहीं पे भी ऐसी चीज पूरे ग्रंथ में हमको ऐसा ही सिखाया है कि भाई हमको तंदुरुस्त लाइफ जीने के लिए, जैसे कि समाज में बहुत सारे ऐसे दूषण है, न्यूसेंस है, टॉक्सिन्स है, वो केमिकल्स है जो दिमाग में और व्यसन में ऐसे सब नाबूद होने चाहिए। वी आर इंडियंस बाय जीन्स बट लिविंग बाय फॉरेनर। तो वी शुड चेंज अवर कल्चर, वी शुड लिव इंडियन, वी शुड थिंक इंडियन, वी शुड एक्ट इंडियन, थिंक इंडियन, behave Indian, and according to Hindu mythology we will be definitely healthy, because in our cultural science we are definitely born genetically strong and healthy. So we should remove the foreign culture in thoughts, behaving, acting, living, in food or thinking. कहते हैं कि बूंद बूंद से सरोवर भरता है। तो आज आपने हमें जो एक कैंसर के बारे में जो ज्ञान दिया और एक अच्छी लाइफ जीने को जो तरीका बताया है, तो वो ज्ञान सब समाज में सबको मिले, ये ज्ञान जितना हो सबको फैले और लोग एक अच्छी लाइफ जिए, लंबी आयु भुगते और अच्छे से अच्छी सेहत रहे, स्वास्थ्य रहे सबका। इसके बारे में आपने जो प्रयास किया है, तो मैं इनरव्हील क्लब ऑफ सूरत ईस्ट तरफ से आपका बहुत ही आभार व्यक्त करती हूँ।